नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्विटर ने मानी पीएम मोदी की वेबसाइट के अकाउंट हैक की बात, कहा कर रहे हैं जांच। दोस्तों, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया, किसने किया, किस तरह से किया और किस लिए किया, ये सभी सवालों के जवाब इस खबर के विस्तार में जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च देगी अब सरकार, करना होगा क्लेम। दोस्तों, जिस तरीके से इस आपदा की घड़ी में स्कूल वालों ने फीस के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और ऐसे में लोगों के काम धंधे छूट गए हैं, काम धंधा रहा नहीं, ऐसे में अब स्कूल की फीस भरना भी अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में सरकार अब पढ़ाई का पूरा खर्च दे रही है, पर उसके लिए आपको क्लेम करना होगा। तो क्लेम का तरीका क्या होगा और किस तरीके से करना होगा और क्या होंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने होंगे, इस खबर की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि आप फोन कीजिए और घर पर बैठे होगी कोरोना की जांच। सरकार ने बनाई है नई रणनीति। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी हमारे देश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में अब इसकी जांच करवाना भी लोगों के लिए मुश्किल का काम होता जा रहा है। पर अब सरकार ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत आप घर बैठे ही इसकी जांच करवा सकेंगे। पर वो जांच करवाने का तरीका क्या होगा, कौन से लोग जांच करवा पाएंगे घर पे, इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश में जी और नीट परीक्षा को लेकर विरोध हो रहा था, ऐसे में अब 75% छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या था और क्यों नहीं छात्र शामिल हो पाए, इस खबर की भी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब डायरी और कैलेंडर नहीं छापे जाएंगे क्योंकि सरकार ने लगा दिया है अब रोक। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि सरकार ने क्यों लगाई है रोक, क्या कारण है इसके पीछे, क्या दोबारा से इनकी छपाई हो पाएगी, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब समुद्र के नीचे से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, क्योंकि 5000 किलोमीटर लंबे रूट पर चल रहे काम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन 2023 में शुरू हो जाएगी। ये पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो अब देखना ये होगा कि ये 5000 किलोमीटर लंबा रूट कहां पर पड़ेगा और कौन से समुद्र के नीचे से गुजरेगी ये बुलेट ट्रेन। तो इस खबर को भी जानेंगे दोस्तों। पर इससे पहले आपको बता दें कि अब जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, वहां नहीं रुकेगी मेट्रो ट्रेन। दोस्तों, जिस तरीके से इस महामारी के बीच अब 5 महीने के बाद मेट्रो दोबारा से शुरू होने वाली है, पर इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस में एक है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तो दोस्तों, कहां पर ये नहीं रुकेगी और किस कारण से नहीं रुकेगी, ये सारी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कि पीएम मोदी है दानवीर मोदी, क्योंकि पीएम मोदी कर चुके हैं 103 करोड़ रुपए का दान। तो जानेंगे कि ये दान कहां से दिया और कहां से मिले इतने पैसे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि चीन ने बना ली है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना। अब भारत को घेरने की है पूरी तैयारी। दोस्तों, जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों में आगे बढ़ता जा रहा है और अब उसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना भी बना ली है, तो क्या उसके सामने भारत टिक पाएगा, क्या वो भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो इस खबर की भी एक एक करके बारीकियां जानेंगे। पर इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, जानेंगे कि मानसून अभी कहां बना हुआ है और कहां हुई मध्यम बारिश। और साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत में 24 घंटे में कोरोना के मामले में बना है रिकॉर्ड। क्या है वो रिकॉर्ड और ये संकेत हमारे लिए क्या अच्छा है या बुरा, इस खबर को भी पूरी विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दिल्ली में 4 दिन बाद शुरू हो रही है मेट्रो सेवा। यात्रियों को ध्यान में रखनी होगी 10 बातें। क्या होंगी वो 10 बातें और कौन से यात्री सफर कर पाएंगे इसमें, इन्हीं सब बातों को विस्तार से इस खबर में जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के साथ चिराग तो जेडीयू को मजबूत करेंगे मांझी। आज साफ होगा ये मामला। दोस्तों, बिहार के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने कर दिया ऐलान, अब वो होंगे जेडीयू के साथ। और साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि ममता बोली केंद्र अकेले नहीं ले सकता राज्यों में लॉकडाउन का फैसला। दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, उसको लेकर ममता में नाराजगी देखी गई है। तो क्या ममता अब इसका विरोध करेंगी, क्या वो सड़कों पर उतरेंगी, क्या करेंगी धरना प्रदर्शन, इस खबर के विस्तार में जानेंगे कि ममता अब करने क्या वाली है। और साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा कोविड-19 टीकाकरण। तो दोस्तों, ऐसे ही देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्विटर ने मानी पीएम मोदी की वेबसाइट के अकाउंट हैक की बात, कहा कर रहे हैं जांच। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट बुधवार देर रात को हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया, लेकिन कुछ ही देर में इसे सुधार भी दिया गया। अब इस पूरे मामले पर ट्विटर की ओर से बयान आया है जिसमें उसने हैकिंग की बात को स्वीकार किया है। ये हैकिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि कुछ दिनों पहले बराक ओबामा, एलन मस्क जैसी हस्तियों के अकाउंट हैक करके बिटकॉइन की मांग की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर वेबसाइट से जुड़े और नमो ऐप से जुड़े अपडेट साझा किए जाते हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स को ट्विटर ने इस मामले में बताया कि नरेंद्र मोदी की वेबसाइट के अकाउंट के साथ जो हुआ हमें उसकी जानकारी है और हम उसे सुधारने में लगे हुए हैं। ट्विटर के प्रवक्ता के मुताबिक हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इस अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट पर भी फर्क पड़ा है या नहीं।
दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने सबसे बड़ा हैकर्स का हमला झेला था, जिसमें कि बराक ओबामा, एलन मस्क और जो बिडेन समेत दुनिया की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। इस दौरान हैकर्स ने बिटकॉइन के जरिए पैसे देने की मांग की थी। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपका भी ट्विटर अकाउंट है और उसमें कितनी सेफ्टी है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च देगी सरकार, पर करना होगा क्लेम। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 2 बच्चों को पढ़ाने का खर्च भी मिलता है। इसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। सरकार ने इस अलाउंस के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते के लिए रीअम्बर्समेंट की सुविधा दी है। यह सबसे बड़े जीवित 2 बच्चों के लिए होता है। हालांकि अगर दूसरी संतान जुड़वा है तो पहली संतान के साथ जुड़वा बच्चों को भी इसका फायदा मिलेगा। ये भत्ता 2250 रूपए प्रति माह तय किया गया है, यानी कि 2 बच्चों के लिए ये रकम 4500 रूपए महीना होगी। हालांकि अगर दोनों अभिभावक सरकारी नौकरी में है तो एक ही उसे क्लेम कर सकता है। आपको बता दें कि हर सरकारी कर्मचारी इसका फायदा ले सकता है। उसके लिए उसे स्कूल के हेडमास्टर को प्रमाण पत्र देना होगा, जिसे दफ्तर के अलाउंस क्लेम के लिए दाखिल करना होगा। प्रमाण पत्र में ये बात लिखी होगी कि बच्चा उस संस्थान का छात्र या फिर छात्रा है और उस साल उसने वहां से पढ़ाई की है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल के हेड के सर्टिफिकेट के साथ कर्मचारी को बच्चे के रिपोर्ट कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फीस की रसीद भी लगानी होगी। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपके 2 बच्चे हैं और अभी तक आपने क्लेम नहीं लिया है तो आप क्लेम करना शुरू कर दीजिए। सरकार की तरफ से इसका फायदा जरूर मिलेगा। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि संक्रमण रोकने की नई रणनीति, फोन कीजिए घर बैठे होगी कोरोना की जांच। दोस्तों आपको बता दें कि उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसमें मांग पर जांच यानी कि टेस्टिंग ऑन डिमांड, राष्ट्रीय राजधानी के सीमा के इलाकों और बड़े निर्माण स्थलों पर जांच करना शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में तय हुआ है कि राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार टेस्टिंग ऑन डिमांड की सुविधा और एक हेल्पलाइन नंबर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके अपने टेस्ट की बुकिंग कर सकता है और अपने घर पर जांच की सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले चरण में टेस्टिंग ऑन डिमांड सुविधा का लाभ बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों को औपचारिकताएं पूरी करने और मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP बनाने के लिए कहा है। वहीं इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोग नजदीकी जांच केंद्र में भी टेस्ट के लिए बुकिंग करवा सकेंगे। दोस्तों अभी ये सुविधा दिल्ली के लिए शुरू की गई है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसे पूरे देश के लिए शुरू किया जाए। यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी सुविधा पूरे देश में लागू हो? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि जी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके 75% छात्र, ममता ने केंद्र सरकार को घेरा। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जी और नेट की परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश के 75% अभ्यर्थी भाग नहीं ले पा रहे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया कि मंगलवार को हुई जी की परीक्षा में पश्चिम बंगाल के मात्र 25% छात्र ही भाग ले सके और इसके लिए केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र बहुत मुश्किल में है, उनमें से कई जी की परीक्षा नहीं दे सके, इसलिए हमने केंद्र से आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए या फिर मामले की फिर से समीक्षा की जाए ताकि छात्र इससे वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छात्रों के लिए सभी इंतजाम किए थे, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 1167 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि कुल 4652 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जी और नीट की परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने परीक्षाएं कराए जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे आगे ले जाने का फैसला किया था। हालांकि देश भर में छात्रों के एक वर्ग में इसका विरोध भी देखने को मिला, जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं टालने का अनुरोध भी किया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र से उन लोगों के बारे में पुनः विचार करने की गुजारिश की है जो परीक्षा नहीं दे सके हैं। दोस्तों यहाँ हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपके घर से भी या आपके जानकार में भी कोई है जिसने की जी की परीक्षा नहीं दी है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि डायरी और कैलेंडर अब नहीं छपेंगे, सरकार ने लगाई रोक। मोदी सरकार ने खर्चों पर रोक लगाने के साथ साथ अपने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक और फैसला किया है। वह ये कि अब सरकारी कैलेंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड वगैरह नहीं छपेंगे। वित्त मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक अब से नए साल या फिर त्योहार पर छपने वाले डायरी, कैलेंडर, टैबलेट कैलेंडर और ग्रीटिंग कार्ड वगैरह नहीं छापे जाएंगे। अब ये सब डिजिटल पेश किया जाएगा। यहाँ तक कि सालाना छपने वाली कॉपी टेबल बुक भी मंत्रालय ने छापने
के बजाय डिजिटल रिलीज करने का ही फैसला किया है। आपको बता दें कि डिजिटल पर सरकार के फोकस और डिजिटल के तमाम फायदों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है। ये फैसला सभी मंत्रालय और केंद्र अधीन विभागों पर लागू होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि समुद्र के नीचे से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 5000 किलोमीटर लंबे रूट पर चल रहा है काम। रेलवे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 508 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण पर काम कर रहा है। इसके लिए मुंबई में बोईसर और बिकेस के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जाएगी, जिसमें से 7 किलोमीटर का क्षेत्र समुद्र के नीचे होगा। इस बीच एजेंसी अब देश भर में 5000 किलोमीटर लंबे 7 नए रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए भी अध्ययन कर रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को महत्वाकांक्षी 1.08 लाख करोड़ रुपए यानी कि 17 अरब डॉलर की परियोजना की आधारशिला रखी थी। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस आपदा की घड़ी में क्या देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, वहां नहीं रुकेगी मेट्रो ट्रेन। देश भर में श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाओं का संचालन 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जिन स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, वहां पर मेट्रो अब नहीं रुकेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। एसओपी के तहत कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में मेट्रो स्टेशन नहीं खोले जाएंगे। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत कई अन्य रोकथाम नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि शुरुआत में मेट्रो सुबह और शाम के पीक आवर्स में 4-4 घंटे चलेगी। साथ ही सभी लाइनें एक साथ नहीं खुलेंगी। अगले 2-3 दिन तक खोली गई लाइन की व्यवस्था का आंकलन करने के बाद दूसरी लाइनों को खोला जाएगा और साथ ही समय भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। 12 सितंबर से मेट्रो की सभी लाइनें पूरे समय के लिए चालू रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएम मोदी बने दानवीर मोदी, कर चुके हैं 103 करोड़ रुपए का दान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कार्यों के लिए अपनी कमाई से दान देने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। अब तक पीएम मोदी अपनी कमाई से इस तरह के कामों के लिए कुल 103 करोड़ रुपए का दान दे चुके हैं। कोरोना के खिलाफ मुकाबले में पीएम मोदी ने जब पीएम केयर फंड को लॉन्च किया था तो उसमें भी शुरुआती तौर पर अपनी कमाई से 2,25,000 रुपए का दान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी कभी बच्चियों की शिक्षा के कार्यक्रम के लिए तो कभी साफ गंगा मिशन के लिए दान दे चुके हैं। 2019 में कुंभ मेले में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए पीएम मोदी ने अपनी जेब से 21 लाख रुपए का दान दिया था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को जब दक्षिणी कोरिया में सियोल प्राइज से सम्मानित किया गया तो उन्होंने उसी समय घोषणा की थी कि प्राइज की सम्मान राशि 1.3 करोड़ रुपए को नमामि गंगे योजना में खर्च करेंगे। और पीएम मोदी को प्रधानमंत्री रहते मिले उपहारों की हाल ही में नीलामी हुई। उस नीलामी से 3.4 करोड़ रुपए की राशि मिली। उस राशि को भी नमामि गंगे योजना में खर्च किए जाने की घोषणा कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2015 तक प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की भी 2015 में नीलामी हुई थी और उस समय नीलामी से 8.35 करोड़ रुपए मिले थे और उस राशि को भी नमामि गंगे योजना में खर्च किए जाने की बात हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को जो उपहार मिले थे उनकी नीलामी से 89.96 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे कन्या केलावनी फंड में दान दिया गया था और इसका इस्तेमाल योजना के जरिए बच्चों की शिक्षा में किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हुए ना मोदी दानवीर मोदी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन ने बना ली है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना। भारत को घेरने की पूरी तैयारी। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया है। साथ ही अब वे भारत को भी घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। चीन चाहता है कि वे पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वह इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहता है। भारत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। आपको बता दें कि चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, जबकि अमेरिका के पास 293 युद्धपोत ही हैं। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज्यादा आधुनिक हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें हर एक पर 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं, जबकि चीन के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और दोस्तों भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसैनिक ताकत काफी कम है। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे में भारत को अब सोचने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि गुजरात में
मौसम शुष्क रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 83,883 कोरोना के नए मामले और 1,043 लोगों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या करीबन 38.5 लाख हो चुकी है। वहीं 67.3 हजार लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 83,883 नए मरीज मिले हैं। ये पूरी दुनिया में एक दिन का अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अभी भी कोरोना के 8 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में 4 दिन बाद शुरू हो रही है मेट्रो सेवा। यात्रियों को ध्यान रखनी होगी ये 10 बातें। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा को आम लोगों के लिए फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान मेट्रो का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और धीरे धीरे मेट्रो की सभी लाइनों को खोला जाएगा। वहीं मेट्रो की शुरुआत के साथ ही सफर करने वाले लोगों के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मेट्रो सेवाओं को शुरू करने को लेकर विस्तृत SOP और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना कोरोना के लक्षण वाले लोगों को ही सफर करने की इजाजत होगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या फिर कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। दिल्ली मेट्रो में सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही चलेगा और कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज होंगे। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे जहां यात्री अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म मेट्रो के अंदर भीड़ भाड़ ना हो इसका पालन करना होगा। सरकार को लगा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी समीक्षा की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के साथ चिराग तो जेडीयू को मजबूत करेंगे मांझी। आज साफ होगा मामला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी किससे समझौता कर रहे हैं? उनका गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से होगा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से? सवाल हवा में है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी वाले आपस में पूछ रहे हैं कि कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक सहज जवाब ये मिल रहा है कि जिस तरह एनडीए में रहते हुए लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की दोस्ती केवल बीजेपी से बताई जा रही है, ठीक उसी तरह मांझी एनडीए में रहकर जेडीयू के दोस्त रहेंगे। बीजेपी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। एनडीए में चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहेंगे तो मांझी नीतीश कुमार को मजबूती देंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि ममता ने कहा कि केंद्र अकेले नहीं ले सकता राज्यों में लॉकडाउन का फैसला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के अनलॉक 4 की गाइडलाइन पर बुधवार को सवाल उठाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के बारे में केंद्र अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि ममता ने कहा कि ऐसे मामले को राज्य सरकार को लागू कराना होता है। ऐसे में उसे विश्वास में लेना चाहिए। सिर्फ गाइडलाइन जारी कर देना पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को ही असल जमीनी हकीकत का पता होता है। ये सब हमारे संविधान के संघीय ढांचे पर आधारित है और इसलिए केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेरिका में 1 नवंबर से होगा कोविड-19 टीकाकरण शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सभी राज्यों और सरकारी विभागों को 1 नवंबर से संभावित कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करने की सभी तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। उल्लेखनीय ये है कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। डलास स्थित थोक विक्रेता मैककेसन कॉर्प ने सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत जब भी टीका उपलब्ध होगा तब उसे देश में वितरण केंद्रों को स्थापना के लिए मंजूरी देने की मांग की है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।